सो हे एवरीवन, दिस इज़ रोहित एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बिजनेस कम्युनिकेशन। मैं इस वीडियो में आपका फुल रिवीजन करा दूंगा। और आज मैंने लिए हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो कि आपके एग्ज़ाम में आते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 4 मार्क का एक क्वेश्चन आता है और 40 मार्क्स का पूरा ये 10 क्वेश्चंस आते हैं, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो मैंने 10 क्वेश्चन लिए हैं पूरी बुक में से। तो अब हम पढ़ते हैं आगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन इज अ सिस्टमैटिक एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग आइडियाज, इमोशंस एंड ओपिनियंस फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इन ऑर्डर टू क्रिएट बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड हारमोनियस रिलेशंस। कम्युनिकेशन क्या है? एक सिस्टमैटिक एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस है, पहली चीज़। और वो कम्युनिकेशन क्या होती क्या है? जिसमें आप अपने आइडियाज़ को, अपने इमोशंस को, अपने ओपिनियंस को वन पर्सन से अनदर पर्सन, अपने से दूसरों में ट्रांसफ़र करते हो, उन्हें बताते हो कि आप क्या सोच रहे हो, आपके आइडियाज़ क्या है, इमोशंस क्या है। ठीक है। जिससे क्या होता है, जो दूसरा पर्सन है, जो आपका रिसीवर है, वो आपकी बातों को समझता है एंड फीडबैक देता है। तो ये सारी से कम्युनिकेशन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम। तो कम्युनिकेशन इज़ टू वे प्रोसेस। एक्सप्लेन करो उसको। ठीक है। तो कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन इज़ अ टू वे प्रोसेस। कम्युनिकेशन टू वे प्रोसेस क्यों है, इसको एक्सप्लेन करो। तो सिंपल, ट्रांसमिशन ऑफ द मैसेज बाय द सेंडर, ओके, डज नॉट मेक द कम्युनिकेशन कंप्लीट। जो, अगर देखें तो सिंपल से देखो कि अगर आप कोई मैसेज भेज रहे हो तो वो सेंडर भेज रहा है, बट वो जब तक कंप्लीट नहीं होगा, जब तक कोई उसको रिसीव नहीं करेगा। ठीक है। तो वही लिखा है कि सिंपल ट्रांसमिशन ऑफ द मैसेज बाय द सेंडर डज नॉट मेक द कम्युनिकेशन कंप्लीट अनलेस द रिसीवर अंडरस्टूड द मैसेज प्रॉपरली। ठीक है। मतलब अगर रिसीवर ने उस मैसेज को अच्छे से प्रॉपरली उसी वे में, सेम जैसे कि एक रिसीवर ने भेजा है, उसी वे में उसको समझ लिया, तो वो होता है हमारा एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन या एक कम्युनिकेशन। तो इसीलिए कम्युनिकेशन को क्या कहा जाता है? कम्युनिकेशन इज़ अ टू वे प्रोसेस। एक में सेंडर सेंड करेगा, दूसरे में रिसीवर उसी मैसेज को उसी सेम वे में रिसीव करेगा। ठीक है। द मैसेज प्रॉपरली एंड सेंड बैक हिज रिस्पॉन्स टू द सेंडर। ठीक है। तो सेंडर को वो रिस्पॉन्स भेजना होता है। जैसे कि एक सेंडर है, उसने मैसेज सेंड किया, रिसीवर के पास गया, रिसीवर ने उस मैसेज को समझा और रिसीवर ने एक फीडबैक भेजा दोबारा किसके पास? सेंडर के पास। अगर ये चीज़ चल रही है तो ये टू वे होगा कि मैंने आपको कुछ बातें बताई, आपने उस पर कुछ कमेंट दिया। तो ये टू वे प्रोसेस होता है कम्युनिकेशन। दस इट इज़ टू वे प्रोसेस। और ये एक छोटा सा डायग्राम है, आप इसको बना दोगे तो मार्क्स मिल जाएंगे अच्छे। सेंडर, आप ऐसे बना दें, सेंडर रिसीवर, सेंडर ने मैसेज भेजा और रिसीवर ने फीडबैक, ये टू वे हो गया हमारा। ओके। अब आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे। एक्सप्लेन एनी टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन। टू ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे कम्युनिकेशन के? तो सबसे पहला तो ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि मैसेज को पहुंचाना, ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज। एक मैसेज है, उसको आपको दूसरे तक पहुंचाना है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव कम्युनिकेशन का ये होता है। द मेन पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन इज़ टू ट्रांसमिट द राइट मैसेज टू द राइट पर्सन सो दैट द आइडिया और थॉट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीवर एंड ही कुड यूज़ द सेम इन म्यूचुअल बेनिफिट। ठीक है। तो मेन पर्पज़ कम्युनिकेशन का यही होता है कि आपको राइट मैसेज राइट पर्सन तक पहुंचाना है, और जो मैसेज आपने पहुंचाया है वो सेम वे में रिसीवर भी उसी वे में रिसीव कर ले, तो ये ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज होता है। दूसरी हमारी होती है फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन। ठीक है। फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन का मतलब है, कम्युनिकेशन जो है वो एम्स करता है टू प्रमोट कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैसेजेस एंड मीनिंग्स बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर। ठीक है। तो कम्युनिकेशन क्या करता है हमारा? प्रमोट करता है कॉमन अंडरस्टैंडिंग, कि आपका जो सेंडर है और रिसीवर, इन दोनों के बीच में कॉमन अंडरस्टैंडिंग को क्रिएट कर देता है। इट दस यूजेस डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल डायमेंशंस इन ऑर्डर टू क्रिएट अ बेटर कोऑर्डिनेशन एंड ऑपरेशन अमॉन्ग द इंडिविजुअल एफर्ट्स। ठीक है। तो इसमें फॉर्मल एंड इनफॉर्मल डायमेंशंस होते हैं जो हेल्प करते हैं कोऑर्डिनेशन करने में, कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करने में एंड अमॉन्ग द इंडिविजुअल एफर्ट्स। ठीक है। अब कोई भी कम्युनिकेशन कर रहा है पर्सन, तो उसके बीच में एक कोऑर्डिनेशन भी बिठा देता है। अगर अच्छा कम्युनिकेशन है तो, अच्छी पावर है, स्पीकिंग स्किल अच्छी है उसकी और बोलने का तरीका अच्छा है, तो इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन आ जाता है, तो वो भी करता है फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन मॉडल? कम्युनिकेशन मॉडल क्या होता है? तो द कम्युनिकेशन प्रोसेस अंडरगोज
change at every stage according to the change in circumstances. ठीक है, तो ये चेंज होता रहता है एवरी स्टेज पे अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस कैसे चल रहे हैं. सबसे पहला क्या होता है, देयर वो सेंडर ट्रांसमिट करता है इन्फॉर्मेशन टू द रिसीवर बाई अडोप्टिंग डिफरेंट मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन. ठीक है, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि आपका मीडियम सोर्स क्या है, आप कम्युनिकेशन कैसे कर रहे हो. एक तो होता है फेस टू फेस आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, एक होता है कि आप किसी से टेलीफोन पे बात कर रहे हो, एक होता है आपने किसी को मेल भेजा है, एक होता है आपने बाई पोस्ट कोई सा लेटर भेजा है. ये सारी चीज़ें मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है. तो सेंडर क्या करता है सबसे पहले कि ट्रांसमिट करता है इन्फॉर्मेशन, जो भी मैसेज है वो ट्रांसमिट करता है रिसीवर को बाय अडोप्टिंग डिफरेंट मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन में. सेंडर देन उसके बाद सेंडर क्या करता है, चूज़ करता है एनी वन ऑफ द डिफरेंट वे, उनमें से कोई एक वे चूज़ करता है. फिर उसको माइंड में रख के कीपिंग इन माइंड दैट द कम्युनिकेशन मीडियम इन सच दैट इट डज नॉट डिस्ट्रॉय द ऑथेंसिटी एंड एफर्ट्स ऑफ द इंफॉर्मेशन सेंड. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखता है कि भाई वो मैसेज उस मीडियम के द्वारा भेजूँगा तो कहीं उसकी ऑथेंटिसिटी, कहीं उसकी इन्फॉर्मेशन कुछ ऐसी डिस्ट्रॉय तो नहीं हो जाएगी. तो ये सारी चीज़ें भी माइंड में रखता है. ठीक है, व्हेन अ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन बिकम सक्सेसफुल, जब ये सारी चीज़ें प्रोसेस कम्युनिकेशन जो होती है वो सक्सेसफुल हो जाती है, देन सेंटर फॉलो द सेम पाथ ऑफ कम्युनिकेशन टू ट्रांसमिट द मैसेज. तो अगर सपोज कोई इन्फॉर्मेशन थी, उसने कोई एक इन्फॉर्मेशन सेंड करी और वो इन्फॉर्मेशन सक्सेसफुली सेंड हो गई, रिसीवर का फीडबैक भी आ गया, सारी चीज़ें हो गई, तो यही फॉर्मूला, वो यही चीज़ बार बार वो उस चीज़ के लिए करेगा. दोबारा से अगर कोई इन्फॉर्मेशन सेंड करनी है तो दोबारा से वो सेम वही पाथ फॉलो करेगा. दिस सिचुएशन गिव राइज टू कम्युनिकेशन मॉडल. तो यही जो है वो सिचुएशन ये कम्युनिकेशन मॉडल को दिखाती है. अब मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम सा दिखाता हूँ. जैसे ये है, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन सोर्स, सबसे पहले सेंडर ने एक इन्फॉर्मेशन है सेंडर के पास, उसको पहुँचानी है. वो क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा, पहले इनकोड करेगा उस चीज़ को, इन्फॉर्मेशन को, फिर इनकोड करके फिर वो चैनल के थ्रू, चैनल का मतलब समझते हैं आप, लेटर होगा, टेलीफोन होगा, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, उसके थ्रू ये भेजेगा. फिर रिसिप्ट जब जिसको मिलेगा वो रिसीवर होगा, वो क्या करेगा, सबसे पहले उसको डिकोड करेगा. ठीक है, उसमें जो भी चीज़ें लिखी होंगी, जो भी सैम्बल्स यूज़ किए होंगे, जो भी चीज़ें होंगी वो डिकोड होंगी, वहाँ पे डिकोड करेगा, रिसेप्शन होगा. देन उसके बाद उसका रिसीवर होगा, डेस्टिनेशन तक पहुँच जाएगा, फिर रिसीवर के पास अच्छे से पहुँच जाएगा. तो ये सारी चीज़ें हमारी जो है मॉडल है, कम्युनिकेशन मॉडल की पार्ट्स हैं. सबसे पहला सेंडर, फिर इनकोडर, फिर चैनल, फिर डिकोडर, फिर रिसीवर. बीच में ये नॉइज़ जो है, ये नॉइज़ का मतलब ये होता है कि आपने कोई मेल भेज दिया और वो मेल नेटवर्क की वजह से रह गया बिज़ी, 1 घंटा लग गया उसको जाने में, इस तरीके से. सो ये नॉइज़ है. और इसमें रिसीवर जो है वो फीडबैक देगा, तो रिसीवर का यहाँ पर सेंडर को एक फीडबैक भी आएगा. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें. अब क्वेश्चन 5 हम पढ़ते हैं, व्हाट इज़ फीडबैक. फीडबैक का मतलब क्या होता है. देखो, फीडबैक का मतलब सिंपल सा है, जब सेंडर सेंड करता है मैसेज और जब रिसीवर रिसीव करता है मैसेज को, तो रिसीवर अगर उस मैसेज के लिए कोई भी कुछ भी बात कर रहा है उस मैसेज के रिगार्डिंग, तो उसको हम फीडबैक कहते हैं. ठीक है, व्हेन द रिसीवर ऑफ द मैसेज हैज़ गिवन हिज रिस्पॉन्स टू द सेंडर्स मैसेज, सेंडर्स के मैसेज पे कोई भी रिस्पॉन्स दे रहा है, देन इट इज़ टर्म्ड एज फीडबैक, उसको हम फीडबैक कहते हैं. इट हेल्प्स टू नो हाउ वेल द मैसेज हैज़ बीन रिसीव्ड बाय द रिसीवर. ठीक है, इससे हमें ये पता लगता है उस फीडबैक से कि कितना रिसीवर ने उस मैसेज से समझा है. ठीक है, उस मैसेज से कितना अंडरस्टूड किया है, कितनी चीज़ें उसने इंटरप्रेटेड करी हैं एंड एक्टेड अपॉन, उस पर क्या एक्शन उस पर लिया है. ठीक है, वो फीडबैक से ही पता लगता है. अगर सपोज़ किसी ने फीडबैक नहीं दिया, इसका मतलब ये होगा कि हमारा जो कम्युनिकेशन था वो टू वे नहीं था, वो हमने कम्युनिकेशन करा लेकिन वो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं था. ठीक है, तो फीडबैक आना का मतलब होता है एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, जिसमें जो सामने वाले ने है उसने हमारी बात समझी और फिर उस पर रिस्पॉन्स दिया. ठीक है, अब चलते हैं 6th क्वेश्चन पर. एक्सप्लेन द इफेक्टिव कम्युनिकेशन. ये आ गया हमारा एक्सप्लेन द इफेक्टिव कम्युनिकेशन. इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि जहाँ पर आपको एक फीडबैक मिले, अच्छा फीडबैक, उसको बोलते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन. इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज टेक्स प्लेस व्हेन रिसीवर ऑफ द मैसेज अंडरस्टूड, रिसीवर ने मैसेज को अंडरस्टूड कर लिया अच्छे से, द आइडियाज़ बिहाइंड द मैसेज इन द सेम वे. यहाँ पे याद रखना, सेम वे का मतलब ये है कि सेंडर ने जो मैसेज भेजा, वही मैसेज का जो आइडिया था वो सेम वे, वैसा का वैसा रिसीवर ने भी उसी तरीके से समझा. दोनों ने एक दूसरे की बातें सेम तरीके से ही समझी, इसलिए बोला है कि यहाँ पर बिहाइंड द मैसेज इन द सेम वे एज इज़ इंटेंडेड बाय द सेंडर.
जो जैसा मैसेज में आइडिया था, जैसा मैसेज में कंटेंट था, वो सेम कंटेंट सेम आइडिया सेंडर ने भेजा और रिसीवर ने सेम चीज़ समझ ली, उसी को कहते हैं हम इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। एंड उसी के हिसाब से एक रिस्पॉन्स दिया अकॉर्डिंगली। रिस्पॉन्स का मतलब एक फीडबैक दिया सेम उसी के हिसाब से, उसको हम कहते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन can be effectively only if it is clear, complete, precise, free from obstacles and completed with feedback from the receiver। ठीक है, तो अगर कम्युनिकेशन इफेक्टिव जब ही होगी जब वो क्लियर होगी, कंप्लीट होगी, प्रिसाइज होगी, फ्री फ्रॉम ऑब्स्टिकल, कोई भी ऑब्स्टिकल नहीं होगा, कोई नॉइस वगैरह नहीं होगी, कोई भी जो भी नेटवर्क इशू होते हैं ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, तो ही वो एक अच्छी सी इफेक्टिव कम्युनिकेशन बनेगी। इसमें एक 7 C's भी आता है, वो भी इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपके इफेक्टिव कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। 7 C's का मतलब नीचे भी क्वेश्चन उन्होंने लिखा है, पहले इसको देखेंगे। सबसे पहला है हमारा सबसे पहला हमारा कोहेरेंस, फिर हमारा कंक्रीटनेस, देन कर्टेसी, करेक्टनेस, क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस, कंसाइजनेस। ठीक है, ये सारे 7 C's बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन बनते हैं। तो ये 7 C's हैं जो कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं। अब हम पढ़ते हैं 7 C's के बारे में भी। तो ये हमारा 7 C है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई 7 C? 7 C का मतलब क्या है? ठीक है, द प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज नोन एज 7 C, विच डिनोट्स, जो 7 C है वो क्या है? प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन है। सबसे पहला है हमारा कंप्लीटनेस ऑफ मैसेज, मैसेज को कंप्लीट होने देना है। ठीक है, कोई भी मैसेज आधा अधूरा भेजोगे तो वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगा, तो मैसेज कंप्लीट होगा तभी इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा। तो सबसे पहला क्या है? कंप्लीटनेस ऑफ मैसेज। सेकंड है कंसाइजनेस। कंसाइजनेस का मतलब यहाँ पर ये है कि टू द पॉइंट मैसेज होना चाहिए। कोई भी मैसेज लेंदी होगा, बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, आप कोई पॉइंट अलग बोल रहे हो, कुछ और ही बोल रहे हो और आपका कहना कुछ और ही है, तो उसमें क्या होगा कि जो रिसीवर होगा ना वो मेन पॉइंट आपका नहीं समझ पाएगा। वो सोचेगा भाई ये भी बोल रहा है, ये भी बोल रहा है, ये भी बोल रहा है, बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं बोल रही हैं। उसमें टू द पॉइंट मैसेज लिखने हैं। कन्वे मैक्सिमम इन मिनिमम वर्ड्स। ठीक है, नॉर्मली जो मैसेज होना चाहिए वो मिनिमम वर्ड्स में होना चाहिए, बहुत कम शब्दों में होना चाहिए और बहुत ज़्यादा मैक्सिमम बातें कह दे वो, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, थर्ड पॉइंट है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब है कि सेंडर को शुड अंडरस्टैंड द इमोशन, सेंटिमेंट्स एंड नीड ऑफ द रिसीवर। जिससे वो बात कह रहा है उसकी सेंटिमेंट्स को, उसके इमोशंस को, उसके नीड को फुलफ़िल करना चाहिए, उसके इमोशंस को देखना चाहिए कि भाई वो इमोशनल है, वो कैसा है, उसके हिसाब से उसको मैसेज देना चाहिए। तो ये कंसिडरेशन होना चाहिए। द फोर्थ पॉइंट इज़ क्लैरिटी। क्लैरिटी का मतलब है कि सेंडर को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि व्हाट सेंडर वांट टू से। ठीक है, व्हाट सेंडर वांट टू से, क्लैरिटी होनी चाहिए कि मुझे उसको कहना क्या है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है कर्टिसी। कर्टिसी का मतलब है कि फ्रेंडली एंड हेल्पफुल बिहेवियर टुवर्ड्स अदर। किसी से भी प्यार से बात करोगे तो जाहिर सी बात है वो आपकी बात सुनेगा, तो इसलिए कर्टिसी होनी चाहिए कि फ्रेंडली एंड हेल्पफुल बिहेवियर होना चाहिए। कोई भी कुछ भी पूछ रहा है, सपोज रिसीवर कुछ भी पूछ रहा है, तो उसका प्यार से जवाब देना चाहिए, फ्रेंडली एंड हेल्पफुली। ठीक है, फिर आता है करेक्टनेस। सिक्स पॉइंट इज करेक्टनेस। करेक्टनेस का मतलब है सेंड मैसेज एट द करेक्ट टाइम एंड इन द करेक्ट स्टाइल। सपोज कोई लीगल मैसेज है, तो लीगल मैसेज की करेक्टनेस आपको बहुत सोच समझ के देखनी पड़ेगी, क्योंकि लीगल मैसेज अगर आपने कोई उसमें कुछ ऐसे कुछ भी अगर मिस्टेक हो गई तो वो बहुत ही ज़्यादा क्रिएट कर सकती है, बहुत ही ज़्यादा वो बेकार हो जाएगा, कन्वर्सेशन इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगा। ठीक है, तो जो करेक्टनेस होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? सेंड मैसेज की बहुत ही करेक्ट टाइम पर भेजना चाहिए एंड करेक्ट स्टाइल में। ठीक है, देन होता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि कम्युनिकेटर कीप्स इन हिज माइंड एंड द बोर्ड ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स ऑफ द एंटरप्राइज। सपोज कोई भी बात चल रही है, कम्युनिकेशन चल रहा है, तो उसमें जो कम्युनिकेटर है, जो सेंडर है, उसके दिमाग में हमेशा क्या चलनी चाहिए? उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसकी पॉलिसीज़, उसके प्रोग्राम्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें चलनी चाहिए। तो ये सारे हो गए हमारे। सबसे पहले कंप्लीटनेस ऑफ मैसेज, दूसरा है कंसाइजनेस जिसमें पॉइंट टू पॉइंट बातें होनी चाहिए, तीसरा है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब जो रिसीवर है उसका पॉइंट भी हमें देखना पड़ेगा, उसका इमोशन भी। क्लैरिटी, मैसेज में क्लैरिटी होनी चाहिए, जो सेंडर भेज रहा है वो क्या कहना चाहता है वो सारी चीज़ें क्लैरिटी होनी चाहिए। कर्टिसी मतलब फ्रेंडली नेचर होना चाहिए। करेक्टनेस मतलब मैसेज में एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए एंड करेक्टनेस होना चाहिए मैसेज। कंसिस्टेंसी का मतलब यहाँ पर यह है कि जो मेन उद्देश्य हैं, ऑब्जेक्टिव हैं, पॉलिसीज़ हैं कंपनी के, वो सारे ध्यान में रख के, माइंड में रख के कन्वर्सेशन, कम्युनिकेशन करनी चाहिए। ठीक है,
उसके बाद हमारा 8th क्वेश्चन है, तो व्हाट इज 5W? 5W आर हु, व्हाट, विच, होम, व्हाट इफेक्ट। अब मैं इसको बताता हूँ। देखो 5W का मतलब ये होता है कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हु मतलब किसको मैसेज भेजना है, हु कौन मैसेज भेज रहा है, सेंडर, सेंडर कौन है, हु इज़ द सेंडर। ठीक है, सबसे पहला हु, किससे बात करनी है, हु। दूसरा व्हाट का मतलब है क्या कहना है, व्हाट इज़ द मैसेज। तीसरा है विच का मतलब विच चैनल ऑफ मीडियम यू वांट टू चूज़। ठीक है, कौन से चैनल को आप चूज़ करना चाहते हो, क्या किस मीडियम से आप भेजना चाहते हो जो मैसेज है। ठीक है, होम का मतलब रिसीवर, किसको आप वो मैसेज भेजना चाहते हो। व्हाट इफेक्ट का मतलब इन व्हाट इफेक्ट, किस इफेक्ट में। ठीक है, तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नेसेसरी फॉर द कंप्लीटनेस ऑफ मैसेज। मैसेज को कंप्लीट करने के लिए ये सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलने चाहिए। हु मतलब हु इज़ द सेंडर, व्हाट मतलब व्हाट इज़ द मैसेज, विच मतलब विच इज़ द चैनल यू चूज फॉर सेंडिंग द मैसेज, होम मतलब होम का मतलब होता है रिसीवर, किसको भेजना है तो रिसीवर को भेजना है। व्हाट इफेक्ट का मतलब व्हाट इज़ द इफेक्ट, एक्चुअल में इफेक्ट। तो इसको आप बना के आ जाओगे कि हु कम्युनिकेटर होता है, से व्हाट मतलब मैसेज, इन विच चैनल मतलब मीडियम का सोर्स क्या है, टू हु मतलब रिसीवर, एंड जब रिसीवर के पास पहुंच जाएगा तो इन व्हाट इफेक्ट, इन व्हाट इफेक्ट का मतलब व्हाट इफेक्ट। फिर आते हैं हम 9th क्वेश्चन पर। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई ऑडियंस एनालिसिस? ऑडियंस एनालिसिस का मतलब क्या है? तो कलेक्शन एंड स्टडी ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑडियंस सच दैट हु द ऑडियंस आर, what are their habits and emotions, what is their status and knowledge, etc. It is known as audience analysis। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, ऑडियंस एनालिसिस। सिंपल सी चीज़ है कि एक स्टडी करना, एक कलेक्शन करना, इंफॉर्मेशन लेकर के आना ऑडियंस के बारे में कि ऑडियंस का हैबिट क्या है, ऑडियंस की इमोशन क्या है, ऑडियंस का स्टेटस, नॉलेज, इनकम, ये सारी चीज़ों पर एक डिटेल स्टडी करना, उसको हम कहते हैं ऑडियंस एनालिसिस। टू मेक द कम्युनिकेशन इफेक्टिव इट इज़ essential टू एनालाइज द ऑडियंस इन अ सिस्टमैटिक एंड सेंसिटिव वे। ठीक है, अगर आपको कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन करनी है तो आपको ये पता होनी चाहिए कि आपके सामने जो ऑडियंस है वो क्या सुनना चाहती है। आप उन्हें कुछ भी कम्युनिकेट कर रहे हो, कुछ भी बता रहे हो, कुछ भी स्कीम्स दे रहे हो, और वो बंदा इंटरेस्टेड ही नहीं है, वो कुछ जानता नहीं है, वो उस पढ़ा लिखा नहीं है, अनएजुकेटेड है, या वो उसकी हैबिट नहीं है ये सारी चीज़ें करने की, या इमोशंस उसके। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले एनालाइज करनी पड़ेंगी ऑडियंस एनालिसिस के द्वारा। ठीक है, तो अब मैं इसका एक छोटा सा ग्राफ दिखाता हूँ। जैसे ये ऑडियंस एनालिसिस है, तो इसमें आपको इनकम ग्रुप के बंदे अलग मिल जाएंगे, जिनकी इनकम इतनी है तो वो सारे अलग, लोकेशन वाइज अलग होंगे। कुछ ऑडियंस जेंडर वाइज अलग होगी, कुछ ऑडियंस एज वाइज की 18+ वाले ऑडियंस इधर है, कुछ होंगे इंटरेस्ट वाले, कुछ होंगे जॉब वाले, कुछ ओपिनियंस, कुछ वैल्यूज़ वाले। तो ये सारे ऑडियंस एनालिसिस के अंदर आते हैं। लास्ट वन क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज स्वेट एनालिसिस? स्वेट एनालिसिस क्या है? तो स्वेट एनालिसिस इज प्रॉपरली यूज्ड इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट लिटरेचर वेयर। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मतलब स्ट्रेटजीज बनाना कि हमें कैसे काम करना है, हमारी वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, थ्रेट क्या है, वो सारी चीज़ें हमारे स्वेट एनालिसिस में यूज़ होती हैं। स्वेट एनालिसिस वहीं यूज होता है जहाँ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हो। ठीक है, तो एस का मतलब है हमारा स्ट्रेंथ। ठीक है, बिजनेस, कोई भी बिजनेस है उसकी कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ होती है, तो एस रिफर्स टू द स्ट्रेंथ। डब्ल्यू इज रिफर्स टू द वीकनेस, कुछ वीकनेस होती हैं। ओ रिफर्स टू द अपॉर्चुनिटीज़, अपॉर्चुनिटीज़ जो होती है वो हमारी एक्सटर्नल होती है, एंड थ्रेट्स भी एक्सटर्नल होते हैं। ये दोनों आपके एस डब्ल्यू जो होते हैं ये इंटरनल होते हैं, ये दोनों एक्सटर्नल सोर्स होते हैं, एक्सटर्नल से अफेक्ट करते हैं, बाहर से। अपॉर्चुनिटी का मतलब याद रखो, कोई भी, जैसे अभी कोरोना वायरस फैला था तो उसमें बहुत सारे लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिल गई, नए नए बिजनेस बहुत सारे लोगों ने खोल दिए, तो वो अपॉर्चुनिटीज़। वहीं पे साथ में बहुत सारे लोगों को थ्रेट्स मिले, बहुत सारे लोगों की अपॉर्चुनिटी जो नहीं मिली, उनका बिजनेस फ्लॉप भी हो गया, ख़त्म भी हो गया, तो थ्रेड्स भी है। तो ये दोनों चीज़ें जो है वो अफेक्ट करती हैं बिजनेस को। ठीक है, ये दोनों चीज़ें जो है वो बाहर से एक्सटर्नल सोर्सेज हैं, ये इंटरनल फैक्टर्स हैं, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। ठीक है, दिस एनालिसिस हेल्प्स इन्फॉर्मेल formulating the plans and strategy by which a firm can have maximum profit by utilizing opportunities in best possible way। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जब ये स्वेट एनालिसिस होता है तो ये हेल्प क्या करता है, फॉर्मुलेट करने में प्लान्स, स्ट्रेटजी, एंड फर्म को ये हेल्प करता है मैक्सिमाइज करने में प्रॉफिट को। ठीक है,
इट हेल्प्स इन मिनिमाइजिंग बिजनेस रिस्क ऑल्सो। ठीक है, जब आपको पता होगा कि आपके पास कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वीकनेसेस क्या हैं, तो आप उन पे काम करोगे। इससे क्या होगा, आपके जो रिस्क हैं, जो बिज़नेस में रिस्क चल रहे हैं, वो कम हो जाएंगे। तो आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए हों। मैंने 10 क्वेश्चंस डिस्कस करे। इसका पीडीएफ मैं लिंक में दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ से जा कर के ये सारे क्वेश्चंस को याद कर सकते हो। ये क्विक रिवीजन था बिजनेस कम्युनिकेशन का, बीकॉम फर्स्ट ईयर, बीकॉम बीबीए फर्स्ट ईयर वालों के लिए। तो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू गाइज। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसी और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।